स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो 5 की आंच। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज बात होगी मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की। धर्म परिवर्तन को लेकर 3 नए मामले सामने आए हैं। उधर शिवराज की राह पर कमलनाथ चलते हुए दिख रहे हैं। कमलनाथ को भी दिल्ली नहीं जाना। दरअसल इंदौर सिटी में बस ने एक दंपत्ति को रौंद डाला। इस खबर की भी बात करेंगे और हादसे में एक की मौत हो गई है और मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं में इस बार एक नया प्रयोग होने जा रहा है, बताएंगे इसके बारे में। इससे नकल करने वाले मुन्ना भाई पर रोक लगेगी। हम आपको पत्थर की कैसी नाव के बारे में भी बताएंगे जो पानी पर तैरती है। वैसे तो पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा भी पानी में डूब जाता है, लेकिन 5 किलो वजन वाली ये नाव पानी में तैरती है। विस्तार पूर्वक इन्हीं खबरों पर नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की। इन दिनों मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। मुरैना, बैतूल, भोपाल से ताजा मामले सामने आए हैं जहां धर्मांतरण कराने के आरोप लगे। हालांकि सूचना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा है। मुरैना की बात करें तो धर्मांतरण से जुड़ा एक वीडियो यहां पर सामने आया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा था। कहा जा रहा है कि 10 से 12 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। इसके अलावा मौके से कुछ सामग्री भी बरामद हुई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से यह वीडियो साझा किया गया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामला 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरैना, बैतूल और भोपाल की, जहां पर धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आए हैं। और बढ़ते आगे मुरैना की बात करें तो मुरैना में धर्मांतरण से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे मैंने अभी आपको दिखाया। विस्तार पूर्वक अब इसके बारे में बताते हैं। दरअसल धर्मांतरण का ये वीडियो बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि 10 से 12 लोगों का धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप यहां लग रहा है। और मौके से कुछ सामग्री भी बरामद की गई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से यह वीडियो साझा किया गया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि पहले भी दोनों पर धर्मांतरण कराए जाने के आरोप लगे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मामला धर्मांतरण का नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण के अंदर कोई किसी व्यक्ति को किसी प्रलोभन से अब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के लिए कहता है। इस मामले में इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है। इसमें वीडियो में कुछ एक व्यक्ति जो है वो यीशु का नाम लेकर के कह रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सही हो जाएंगे। एक सामान्य सी प्रक्रिया है। जो विश्व हिंदू परिषद के लोग भी गए थे, उनसे भी बात हुई थाना प्रभारी की, तो वो उसमें कन्विंस थे तो कि धर्मांतरण जैसी कोई बात नहीं है। पर व्यक्ति स्वतंत्र है कोई भी किसी की भी पूजा करने के लिए, लेकिन फोर्सफुल किसी को या प्रलोभन देकर के धर्मांतरण जैसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। और बैतूल की बात करें तो यहां 1 महीने के दौरान धर्मांतरण की कोशिश से जुड़ा हुआ तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि धर्मसभा में शामिल लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। क्या कुछ इसमें तथ्य सामने आएंगे ये भी आपको दिखाएंगे। यहाँ लोगों की भीड़ है। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं और ये नाराज नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बैतूल के सदन इलाके के मिशनरी स्कूल की। यहाँ धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। आरोप है कि 400 से ज्यादा इस धर्म सभा में हिंदू शामिल हुए। घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और इनकी मिशनरी लोगों से जमकर बहस हो गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण की कोशिश के आरोप भी लगाए हैं। सदर से हमको सूचना मिली, वार्ड से हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा। सदर में एक मिशन स्कूल संचालित है पिछले कई वर्षों से। इस मिशन स्कूल में आज रविवार के दिन प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 450 से 500 की संख्या में भोले वाले ग्रामीणों को बुलाया गया था।
जिसमें हमने देखा कि हमारे जनजाति समाज की बहुत सी माताएं बहनें, बच्चे और ज़्यादातर मतलब जो विधवा महिलाएं माताएं बहनें हैं वो थी। हमने वहाँ पर जाकर जब देखा तो प्रार्थना सभा करके 3 मंजिला स्कूल है, इसमें प्रार्थना सभा करके तीनों मंजिलों पे बहुत संख्या में लोग थे। जब हम अंदर गए हमारे 4 कार्यकर्ताओं के साथ तो वहाँ से लोग भागने लगे। हमने उनसे बोला भी कि आप भागो मत, हम लोग यहाँ संस्था प्रमुख जो है आपके, उनसे हम बात करने आए हैं, हमको कुछ चीज़ें जानकारी चाहिए। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। धर्म सभा में शामिल लोगों के अलावा मिशनरी से जुड़े लोगों से पूछताछ की गई। यही नहीं, वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अभी ये कोतवाली थाना क्षेत्र के जो सदर है वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि एक कम्युनिटी द्वारा कुछ संदेहास्पद गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, तो दोनों पक्षों का भी थाना लेके आए हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है और जैसा भी जो होगा आगे जांच करके फिर आप लोग का। बैतूल में धर्मांतरण की यह हाल के दिनों में तीसरी घटना बताई जा रही है। आदिवासी बहुल बैतूल को लेकर ईसाई मिशनरियों पर आरोप है कि धर्म सभा के नाम पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। अब देखना यह है कि आगे इस मामले पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और हाल ही में राजधानी में एक बाल गृह में धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया भोपाल में, जिसमें बालिका गृह के संचालक अनिल मैथ्यू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर धर्मांतरण को लेकर धाराएं लगाई गई हैं। अनिल मैथ्यू पर ईसाई धर्म के प्रचार के लिए दबाव डालने का आरोप है। साथ ही बालिका गृह को जर्मनी से फंडिंग होने की बात भी सामने आई। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार बवाल भी मचा हुआ है। और इधर इसी मसले को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी धर्मांतरण पर राजनीति करती है। समाज में बंटवारा करके वोट हासिल करना बीजेपी का मकसद है, आरोप कांग्रेस ने लगाया। और उधर बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि धर्मांतरण पर सरकार सख्त है। भोपाल की घटना पर तुरंत एक्शन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है ऐसे धर्मांतरण के मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, समाज में बंटवारा करके वोट हासिल करना चाहती है। जितने भी अभी तक एफआईआर हुई हैं बैतूल में, बैरागढ़ में, किसी में भी पुलिस जो है आरोप पत्र तक दाखिल नहीं कर पाई, एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई गंभीर है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये तो सही है कि किसी के ऊपर दबाव देकर आप धर्मांतरण नहीं करा सकते। कोई जो स्व इच्छा से करना चाहे उसका वो संवैधानिक अधिकार है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रीति बहुत स्पष्ट है। धर्मांतरण को लेकर कानून है और जो भी विधि के विरुद्ध कार्य करेगा, विधि सम्मत प्रक्रिया नहीं करेगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी भोपाल का घटनाक्रम हमारे सामने है, जहां चंद घंटों में प्रशासनिक व्यवस्था ने तत्काल उन बच्चियों को ढूंढा जो अपने अपने घरों पर थी। जो मुख्य आरोपी था उसको शीघ्र गिरफ्तार किया और आज वो जेल की सलाखों में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में है, पर यदि कोई जबरिया धर्मांतरण करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। और अब बात पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ की। कमलनाथ ने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। दरअसल चुनाव में हार के बाद कमलनाथ ने पीसीसी चीफ पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे में सवाल आता है कि कमलनाथ को अब दिल्ली भेजा जा सकता है। लेकिन कमलनाथ ने दिल्ली जाने से साफ मना कर दिया। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं भी दिल्ली नहीं जाऊंगा। दरअसल बीजेपी की जीत के बाद कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हुआ भी यही। जब जीतने वाले दिग्गज नेता दिल्ली की दौड़ में थे, तब शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा और श्योपुर में लोगों से मुलाकातें कर रहे थे। अब एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा भी था कि दिल्ली जाने से बेहतर है मैं मरना पसंद करूंगा। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ कमलनाथ, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान। एक कांग्रेस पार्टी का चेहरा तो दूसरा भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरा, और दोनों ही अब प्रदेश में रहने के लिए दावा कर चुके हैं। तो अब कमलनाथ भी ऐसा ही कर रहे हैं।
आखिर इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? क्या कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते? दिल्ली में क्यों जाऊंगा? आखिर कमलनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं? हार के बाद कमलनाथ ने पीसीसी चीफ पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अब उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस कमलनाथ को सेंटर में लाना चाहती है, जिस तरह दिग्विजय सिंह को लाया गया है। लेकिन कमलनाथ दिल्ली जाने से मना कर रहे हैं। कमलनाथ का कहना है कि मैं एमपी की राजनीति में सक्रिय रहूंगा और दिल्ली क्यों जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये आप उनसे पूछिएगा। सर इंडिया गठबंधन का क्या फ्यूचर देखते हैं? इंडिया गठबंधन का फ्यूचर? इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, ये बात चल रही है और मैं सोचता हूँ इसमें कुछ न कुछ निचोड़ जरूर निकलेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या दिल्ली की राजनीति में? मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या दिल्ली की? बिल्कुल मध्य प्रदेश की मैं मध्य प्रदेश में सक्रिय रहूंगा। दिल्ली नहीं जाएंगे? दिल्ली नहीं, दिल्ली में क्यों जाऊंगा? उधर कमलनाथ के इस्तीफे पर एमपी कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने रिजल्ट के दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस और हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय श्री कमलनाथ जी सिर्फ प्रदेश के ही नहीं लेकिन देश के बहुत बड़े नेता हैं। श्री कमलनाथ जी ने अपना इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए चुनाव के रिजल्ट के अगले दिन ही उन्हें दे दिया था और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया कि जब तक नए अध्यक्ष नहीं बनते हैं जब तक वो कंटिन्यू करें। और जो भी कोई इस तरह की कोई बात जो मीडिया द्वारा उठाई जा रही है, किसी ने भी बोला है, वो उसकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। अखिल भारतीय कांग्रेस उनका बहुत सम्मान करती है, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं और आगे भी नेता रहेंगे उनकी मदद से। देखिए अभी ना सबसे पहले पीएसी की बैठक है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, उसके अंदर बहुत सारे जो अहम मुद्दे हैं वो तय होंगे। उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक है जिसमें तय होगा कि किस तरह से हम अपना प्रत्याशियों का चयन करेंगे। उधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। पिछली बार कांग्रेस छिंदवाड़ा की सीट बचाने में कामयाब रही थी। इस बार छिंदवाड़ा से कांग्रेस किसे उतारेगी, इस सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि इसका फैसला पार्टी करेगी। हुई है सर, छिंदवाड़ा से आप ही चुनाव लड़ेंगे? अब ये सब बात तय होने वाली है, ये बात मैं बैठ के नहीं तय कर रहा। छिंदवाड़ा से आप ही लड़ेंगे? फिलहाल कमलनाथ प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं। उधर शिवराज सिंह ने भी कहा था कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ और शिवराज सिंह की कहानी एक ही ट्रैक पर चल रही है। दिल्ली दोनों में से कोई नहीं जाना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर अभिभावकों और छात्र छात्राओं से जुड़ी। चूंकि मध्य प्रदेश में अब बोर्ड परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा नहीं होगा, साथ ही परीक्षा के दौरान नकल करने वाले मुन्ना भाइयों पर भी रोक लगेगी। तो मुन्ना भाइयों पर रोक लगाने के लिए अब एक नया प्रयोग किया जा रहा है। इस बार एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए एक नया प्रयोग किया जा रहा है। प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं पर QR कोड होगा और साथ ही प्रवेश पत्र पर भी बार कोड दिया जाएगा। और यह प्रयोग 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी और नकल ना हो सके। और प्रदेश में करीब 17 लाख छात्र बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं और इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड परीक्षाओं में बार कोड का प्रयोग करने से आखिर होगा क्या, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं QR से क्या होगा। दरअसल परीक्षा देने वाले छात्रों की पहचान होगी। फर्जी तरीके से छात्र परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। परीक्षा के दौरान नकल पर रोक लगेगी। इससे अतिरिक्त कॉपी स्कैन पर मिलेगी जानकारी। और उत्तर पुस्तिका खोने का भी इसमें डर नहीं रहेगा। स्कैन करके स्टूडेंट की जानकारी निकाल ली जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पत्थर को पानी में डालोगे तो डूब जाएगा। एक अजीब घटना की बात हम करते हैं जहां पर पत्थर को पानी में डालोगे तो डूब जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। भले ही उसका वजन 10 ग्राम हो, लेकिन पत्थर की एक नाव है जो पानी में तैरती है, ये डूबती नहीं है। दरअसल इसमें भगवान श्री राम, माता सीता भी सवार हैं और इसका वजन 5 किलो है
और फिर ये नाव नहीं डूबती, क्या है ये पूरी कहानी, जैसा कि सवाल सुमित ने किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये नाव पत्थर से बनी हुई लेकिन पानी में डूबती नहीं है। इसका वजन करीब 5 किलो बताया जा रहा है। इस नाव में श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण विराजमान हैं और केवट नाव को चला रहा है। नाव को शिल्पकार दीपक विश्वकर्मा ने बनाया है। करीब 40 दिन दीपक विश्वकर्मा की टीम को इसे बनाने में लगे हैं। दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि नाव को बनाने के लिए 50 किलो वजन का पत्थर लिया था और फिर इसको तराशा गया। दीपक समेत 3 कारीगरों ने करीब 40 दिनों तक लगातार काम किया, जिसके बाद त्रेता युग के केवट संवाद में इसको तब्दील किया गया। संकट काल था जब राम जी को पहली बार कहा गया कि आप को वनवास जाना, और पहला जब साधन होता करता तो पहला साधन उन्हें नाव का प्राप्त किया, और उस नाव के साधन में हमने उनको पहले उनकी जो दुख पीड़ा थी घर छोड़ने के बाद, वो दुख पीड़ा को उन्होंने अपनी नाव पर बैठ के जाके नैया पार की है। और केवट देखो, केवट जी का क्या रूप है कि भगवान राम जी लक्ष्मण सीता जी को बिठाल के हृदय से खुशी से जा रहे हैं, तो वो चीज़ दर्शाने की हमने कोशिश की है। कला के साथ इस नाव को बनाने में विज्ञान और तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। अब इस नाव को देखने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि न सिर्फ ग्वालियर देश के लिए सौभाग्य की सौगात है, लोग चाहते हैं कि इस नाव को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सरयू में चलाना चाहिए। बहुत अच्छी नाव बनाई है हमारे दीपक विश्वकर्मा ने, जो कि एक अद्भुत चीज है, और ये काम आसानी से नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। ये गौरव की विषय इसलिए है कि आज जो हमारे भारत के अंदर रामलला जी का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको देखते हुए और इसको देखते हुए ये ग्वालियर में जो चीज़ है ये भी कोई कम नहीं है, अपने आप में एक विभूति की तरह से इसको हम मानते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दौरान दीपक विश्वकर्मा की बनाई ये नाव ग्वालियर में डिस्प्ले के लिए रखी जाएगी। ये नाव भगवान राम के जीवन के त्याग, तपस्या की कहानी बयां करेगी। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। तो अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने परवान पर हैं। एमपी सरकार ने भी श्री राम लला के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को फ्लाइट से अयोध्या भेजने की तैयारी की है। दरअसल मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 1 फरवरी से मार्च तक प्रदेश के अलग अलग जगहों से यात्रियों को अयोध्या भेजा जाएगा। नए साल पर बाबा महाकाल के दरबार में रिकॉर्ड भक्त पहुंचे। 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। उधर मंदिर समिति की ओर से रिकॉर्ड लड्डू प्रसादी की बिक्री भी की गई। रिपोर्ट देखें आप। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर की देश और दुनिया में खास पहचान है। यहां दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचते हैं। नए साल पर बाबा महाकाल के दरबार में रिकॉर्ड भक्त पहुंचे हैं। नए साल पर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस दौरान मंदिर समिति की ओर से लड्डू प्रसादी की भी अच्छी खासी बिक्री हुई है। 31 जनवरी को 3,50,000 भक्त पहुंचे। 1 जनवरी को 8,50,000 भक्त पहुंचे। 2 दिन में कुल 11,50,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अलग अलग लड्डू प्रसादी के काउंटर खुले रहे। 2 दिन के लिए 200 क्विंटल लड्डू प्रसादी बनवाई गई। 150 क्विंटल लड्डू प्रसादी की हुई बिक्री। महाकाल प्रबंधन समिति को 60 लाख रुपए की हुई आय। हर दिन 50 क्विंटल की लड्डू प्रसादी बिकती है। 400 रुपए किलो में मिलता है लड्डू प्रसाद। 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के पैकेट्स मौजूद। खास मौके पर बाबा महाकाल में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। इसी को देखते हुए लड्डू प्रसादी बनाई जाती है। लड्डू प्रसादी भक्तों को बनाई गई है।
सर ये कितने क्या अभी कितने का लड्डू होगा ये अप्रोक्सीमेटली? देखिए हमारा जो रेट है वो 400 रुपये पर केजी है, तो 150 क्विंटल का लगभग 60 लाख रुपये। महाकालेश्वर मंदिर में समिति के द्वारा श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल का लड्डू प्रसाद शुद्ध घी और बेसन से बनाया जाता है। बिक्री के लिए मंदिर समिति की ओर से अलग अलग काउंटर बनाए जाते हैं। उज्जैन से अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18। तो जो महिमा बाबा महाकाल की है, अगर उनके दर से एक प्रसाद भी किसी को मिल जाता है तो वही कृपा, वही आशीर्वाद उस भक्त तक भी पहुंच जाता है। और इसी के साथ ये जो प्रयास किया जाता है लड्डू प्रसादी का लोगों तक पहुंचाने का, ये नए साल पर एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। बिल्कुल, 31 जनवरी से लेकर 1 जनवरी तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। ये इस बात को बताता है कि महाकाल में कितने लोगों की आस्था है, कितने लोगों के आराध्य हैं बाबा महाकाल, जो बड़ी संख्या में उनके दर्शन करने के लिए रोज जाते हैं श्रद्धालु। लेकिन खास मौके पर साल की शुरुआत में लोगों ने रिकॉर्ड दर्शन किए हैं बाबा महाकाल के। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।